आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। ये समझने के लिए कि भारत का संविधान, वो किताब जो हमारे देश की आत्मा है, आखिर बना कैसे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। आज हमारा मकसद है इस पूरे अध्याय को, मतलब इसकी शुरुआत से लेके अंत तक, हर एक जरूरी पहलू, हर महत्वपूर्ण नाम, हर अहम तारीख के साथ बिल्कुल विस्तार से समझना। सोचिए, जैसे कोई शिक्षक क्लास में एक एक बात धीरे धीरे समझाता है, वैसे ही बिना किसी जल्दबाजी के हम इस प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए खोलते हैं इतिहास के इस बेहद अहम पन्ने को। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जानना वाकई जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तावेज के बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक नव स्वतंत्र राष्ट्र ने अपने भविष्य के लिए नियम, कानून और सबसे बढ़कर अपने आदर्शों को परिभाषित किया। ये समझने की कोशिश है कि किन उम्मीदों, किन चुनौतियों और किन बहसों के बीच हमारे संविधान ने आकार लिया। ये एक राष्ट्र के आत्म परिभाषित करने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं और भविष्य में कैसा भारत बनाना चाहते हैं। मुख्य भाग एक संविधान का निर्माण, संविधान का अर्थ और प्रकृति। बिल्कुल। तो सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये संविधान, अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर होता क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों यानी आइडियल्स का समूह होता है। ये वो नींव है जिस पर उस देश का पूरा ढांचा खड़ा होता है, जैसा वो राष्ट्र बनना चाहता है। एक तरह से ये देश का घोषणा पत्र है। आपने सही कहा। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक दिशा है। और भारतीय संविधान की एक बहुत ही खास बात जिसका जिक्र स्रोत में भी है, वो है इसकी प्रकृति। ये आंशिक रूप से कठोर यानी रिजिड और आंशिक रूप से लचीला यानी फ्लेक्सिबल, दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। कठोर और लचीला, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या कुछ हिस्से बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं? बिल्कुल। कठोर या रिजिड होने का मतलब है कि संविधान के कुछ प्रावधानों, खासकर जो इसके मूल ढांचे से जुड़े हैं, उनमें संशोधन करना, बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। कभी कभी तो आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। ये इसलिए ताकि कोई भी सरकार आसानी से संविधान के मूल सिद्धांतों को ना बदल सके। दूसरी तरफ लचीला या फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि संविधान के कई अन्य प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, जैसे सामान्य कानून बनते हैं। ये लचीलापन संविधान को समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार ढालने में मदद करता है। तो ये संतुलन स्थिरता और अनुकूलनशीलता दोनों देता है। ये तो वाकई दिलचस्प संतुलन है। स्रोत में एक और बात कही गई है जो थोड़ी चौंकाती है कि जरूरी नहीं कि हर देश जहां संविधान हो वो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक भी हो। हम तो अक्सर संविधान और लोकतंत्र को एक साथ ही देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, संविधान मूल रूप से शासन चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका, एक ढांचा मतलब फ्रेमवर्क देता है। ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे अगर होंगे तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ढांचा हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही आधारित हो। इतिहास में और आज भी ऐसे देश हैं जहां संविधान तो है, पर सत्ता किसी तानाशाह या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में है। नागरिकों को बोलने की आजादी नहीं है। हाँ, ये सच है कि ज्यादातर सफल लोकतांत्रिक देशों में एक लिखित संविधान होता है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। और ये संविधान बनाने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? जैसा कि स्रोत बताता है, आधुनिक लिखित संविधान की परंपरा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में शुरू हुई। उन्हें स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को, और उसके करीब 11 साल बाद 1787 में उन्होंने अपना संविधान अपनाया। ये दुनिया के कई देशों के लिए प्रेरणा बना। 2. सरकार के अन्य रूप, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान और लोकतंत्र के अलावा भी दुनिया में सरकार चलाने के कई और तरीके हैं। स्रोत में कुछ और व्यवस्थाओं का जिक्र है जिन्हें समझना शायद हमारे संविधान के महत्व को और उजागर करेगा। जैसे कि साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? या कम्युनिज्म में उत्पादन के जो मुख्य स्रोत या साधन होते हैं, जैसे कि जमीन, कारखाने, खदानें, उन पर सरकार का या कहें कि पूरे समाज का नियंत्रण होता है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की अवधारणा बहुत सीमित होती है या होती ही नहीं है। सिद्धांत रूप में लक्ष्य एक वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी बनाना होता है।
स्रोत में इसके उदाहरण के तौर पर चीन का नाम दिया गया है। हालांकि समकालीन चीन की व्यवस्था काफी जटिल है और उसमें बाजार अर्थव्यवस्था के तत्व भी शामिल हैं। ठीक है। फिर एक शब्द आता है अल्पतंत्र यानी ऑलिगार्किक। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका क्या मतलब है? ओलिगार्की या अल्पतंत्र का सीधा सा मतलब है कुछ लोगों का शासन, यानी देश की सत्ता और सारे महत्वपूर्ण फैसले कुछ गिने चुने शक्तिशाली व्यक्तियों, परिवारों या समूहों के हाथ में होते हैं। ये धन, सैन्य शक्ति या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर हो सकता है। स्रोत में उदाहरण के तौर पर चीन और रूस का जिक्र है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी देश को पूरी तरह से अल्पतंत्र कहना अक्सर एक सरलीकरण हो सकता है, क्योंकि आधुनिक शासन प्रणालियां काफी मिलीजुली होती हैं। लेकिन हाँ, स्रोत इन देशों को इस श्रेणी में रखता है। और राजशाही यानी मोनार्की, ये तो शायद हम ज्यादा जानते हैं राजा महाराजाओं की कहानियों से। हाँ, राजशाही या मोनार्की वो व्यवस्था है जहाँ शासन की बागडोर एक ही व्यक्ति यानी राजा या सम्राट, किंग या एम्परर के हाथ में होती है। इसमें सत्ता आमतौर पर वंशानुगत होती है, मतलब हेरिडिटरी, यानी राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी बेटा या बेटी शासक बनता है। इतिहास में इसके अनगिनत उदाहरण हैं और आज भी दुनिया में कुछ संवैधानिक राजशाहियां मौजूद हैं जहां राजा या रानी राष्ट्र के प्रमुख तो होते हैं, पर वास्तविक शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होती हैं, जैसे ब्रिटेन में। लेकिन यहां जिस राजशाही की बात हो रही है वो शायद निरंकुश राजशाही, एब्सोल्यूट मोनार्की है, जहां राजा के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। और आखिर में स्रोत में जिक्र है सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियन व्यवस्था का। ये क्या है और ये तानाशाही से कैसे अलग है? सर्वाधिकारवाद या टोटलिटेरियनिज्म ये तानाशाही का ही कह सकते हैं एक चरम रूप है। इसमें शासक या सत्तारूढ़ पार्टी का नागरिकों के जीवन के लगभग हर पहलू पर पूरा और कठोर नियंत्रण होता है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, कला, संस्कृति, यहाँ तक कि लोगों की सोच और निजी जीवन पर भी। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स लगभग खत्म कर दी जाती हैं। सरकार का विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती और अक्सर एक ही विचारधारा को जबरदस्त थोपा जाता है। ये नागरिकों पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की व्यवस्था है, जो इसे सामान्य तानाशाही से भी ज्यादा दमनकारी बना देती है। 3. संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन की पृष्ठभूमि। इन विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को समझने के बाद अब हम वापस भारत पर आते हैं और बात करते हैं अपनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वो सभा जिसने हमारे संविधान को बनाया। इसकी मांग अचानक तो नहीं उठी होगी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? स्रोत में इसका एक क्रम, एक क्रोनोलॉजी दी गई है। जी हाँ, भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान बनाने की मांग धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप विकसित हुई। स्रोत के अनुसार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम 1928 में उठाया गया था। लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन ने भारत के लिए एक संवैधानिक प्रारूप, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, जिसे आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू के पिता ने। हालांकि ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार ने मानी नहीं, लेकिन ये भारतीयों द्वारा अपने भविष्य का खाका खींचने का एक अहम प्रयास था। फिर 1934 में एक नाम आता है, M.N. रॉय। स्रोत बताता है कि उन्होंने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा। ये कौन थे और उनका क्या योगदान था? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एक जाने माने वामपंथी विचारक, क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। स्रोत के मुताबिक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से ये विचार सामने रखा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो भारतीयों द्वारा ही चुनी जाए। उनका मानना था कि भारत का भविष्य तय करने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही होना चाहिए, किसी बाहरी शक्ति को नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था जिसने आगे चलकर जोर पकड़ा। और फिर जैसा कि स्रोत बताता है, 1935 में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। इसके बाद ये मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्रीय मुद्दा बन गई। कांग्रेस का कहना था कि केवल भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा ही भारतीय लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। 4. ब्रिटेन से प्रस्ताव। तो ये तो हुई भारतीयों की तरफ से उठ रही मांग। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान दिया? उनकी तरफ से भी कोई प्रस्ताव आए थे संविधान सभा को लेकर? हाँ, बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था। खासकर दूसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें भारतीयों के सहयोग की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने समय समय पर कुछ प्रस्ताव पेश किए।
लेकिन शुरुआती प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने, खासकर कांग्रेस ने, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अड़े थे। स्रोत में इन प्रस्तावों का एक क्रम दिया गया है। सबसे पहले 1940 में आया ऑगस्ट प्रस्ताव, यानी ऑगस्ट ऑफर, जिसे वाइसराय लिनलिथगो ने पेश किया था। ऑगस्ट ऑफर 1940, ठीक है। फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, यानी क्रिप्स प्रपोजल आया। सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसे लेकर भारत आए थे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ओके। युद्ध के बाद 1945 में वाइसरा वेवेल ने वेवेल प्लान, यानी वेवेल प्रस्तुत की, जिसके तहत शिमला में एक सम्मेलन भी हुआ, पर वह सफल रहा। वेवेल योजना 1945, ये भी असफल रही। और अंत में 1946 में आया कैबिनेट मिशन योजना, यानी कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना 1946, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? स्रोत कहता है कि इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था, जबकि पहले के प्रस्ताव खारिज हो गए थे। ऐसा क्या था इसमें? यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। Here's where it gets really interesting. कैबिनेट मिशन योजना वो निर्णायक मोड़ था। हालांकि इसे लेकर भी काफी मतभेद और बहस हुई, लेकिन अंततः यही वो ब्रिटिश प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने कुछ आपत्तियों के बावजूद स्वीकार कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी योजना के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने आखिरकार हमारे संविधान का निर्माण किया। जैसा कि स्रोत बताता है, इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और मिशन के अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। इनकी सिफारिशों ने ही संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को संभव बनाया। हालांकि इसी योजना में कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के बीज भी छिपे थे। 5. पुराने प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण। तो ये समझना जरूरी है कि कैबिनेट मिशन से पहले के प्रस्ताव, जैसे अगस्त ऑफर या क्रिप्स प्रस्ताव, आखिर खारिज क्यों हुए थे? उनमें ऐसी क्या कमी थी जिसे भारतीय नेता स्वीकार नहीं कर पाए? स्रोत के अनुसार इसका मुख्य कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बदलता हुआ रुख था। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद से ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। वे अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर किसी तरह की स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं थे, जबकि ब्रिटिश सरकार अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रस्ताव जैसे शुरुआती प्रस्तावों में केवल डोमिनियन स्टेटस, यानी प्रभुत्व का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी, वो भी युद्ध समाप्त होने के बाद। क्रिप्स मिशन ने तो यहां तक कहा कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और अपना संविधान बनाने का अधिकार भी होगा, लेकिन उसमें प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का विकल्प भी दिया गया था, जिसे कांग्रेस से देश को तोड़ने की कोशिश माना। ओह हाँ, वो गांधी जी के प्रसिद्ध टिप्पणी भी तो थी इसी प्रस्ताव पर। जी हाँ, बिल्कुल। गांधी जी की वो प्रसिद्ध टिप्पणी जो क्रिप्स प्रस्ताव के लिए थी, अ पोस्ट-डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी एक डूबते हुए बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक, इसी अविश्वास और असंतोष को दर्शाती है। ये डोमिनियन स्टेटस शब्द बार बार आ रहा है। स्रोत में इसकी परिभाषा भी दी गई है। इसका ठीक-ठीक मतलब क्या था? हाँ, स्रोत इसे स्पष्ट करता है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा बना रहता, लेकिन उसे आंतरिक मामलों में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट करने की अनुमति होती। यानी अपनी सरकार, अपना प्रशासन चलाने की आज़ादी तो मिलती, लेकिन देश का सर्वोच्च प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, ब्रिटिश सम्राट ही रहता। साथ ही विदेश नीति और रक्षा जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी ब्रिटिश नियंत्रण बना रह सकता था। जैसा स्रोत में डोमिनियन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, जिस पर अधिकार किया गया हो या शासन किया गया हो। कांग्रेस को यह आधा अधूरा स्वराज मंजूर नहीं था। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन नेशन हो, किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना हो। कैबिनेट मिशन योजना ने भले ही अस्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को स्वीकार किया, जिसने कांग्रेस के लिए इसे स्वीकार्य बनाया। हालांकि मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग के चलते स्थिति जटिल बनी रही। 6. न नियंत्रित से साक्षात्कार, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इसी स्वतंत्रता की आकांक्षा से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध और भावनात्मक क्षण का जिक्र स्रोत में है। नियति से साक्षात्कार, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये क्या था और इसका संदर्भ क्या है? नियति से साक्षात्कार या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित भाषणों में से एक है। ये वो शब्द हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को, ठीक उस क्षण जब भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो रहा था, संविधान सभा के विशेष सत्र में कहे थे। ये भाषण सिर्फ स्वतंत्रता के आगमन का ऐलान नहीं था, बल्कि ये भविष्य के भारत के लिए देखे गए सपनों, उम्मीदों और चुनौतियों का भी बयान था। हाँ, और इसमें गांधी जी का भी जिक्र था ना? जी बिल्कुल। स्रोत में इस भाषण का एक बेहद मार्मिक अंश भी दिया गया है, जिसमें नेहरू जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा था, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. ये शब्द उस ऐतिहासिक क्षण की गंभीरता, स्वतंत्रता के साथ आई जिम्मेदारियों और एक बेहतर, न्यायपूर्ण भारत बनाने के संकल्प को दर्शाते हैं। ये भाषण आज भी प्रेरणा देता है। 7. कैटरिन मर्शन योजना का प्राविधान, प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, सीटों का बंटवारा। चलिए अब वापस कैबिनेट मिशन योजना पर आते हैं, जिसने संविधान सभा के गठन का रास्ता खोला। इस योजना के तहत जो संविधान सभा बननी थी, उसमें कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? स्रोत के अनुसार कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें, टोटल 389 सीट्स तय की थीं। यह संख्या तत्कालीन भारत और रियासतों की विशाल आबादी और विविधता को ध्यान में रखकर तय की गई थी। 389 सीटें, ये तो काफी बड़ी संख्या है। इनका बंटवारा कैसे किया गया था? क्या ये सभी सदस्य चुनाव जीतकर आने वाले थे? नहीं, इन 389 सीटों का बंटवारा 2 मुख्य हिस्सों में किया गया था और सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होने थे। स्रोत स्पष्ट करता है, पहला हिस्सा था 296 सीटों का, जो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया के लिए थी, यानी वो 11 प्रांत जो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे और 4 प्रांत जो चीफ कमिश्नर के अधीन थे। इन 296 सीटों के सदस्य निर्वाचित, इलेक्टेड होने थे। अच्छा, 296 निर्वाचित। जी, इनमें से 292 सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत आदि से चुने जाने थे और बाकी के 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से आने थे। ठीक है, 292 और 4, कुल 296 ब्रिटिश भारत से। और बाकी की सीटें? बाकी बची 93 सीटें वो देसी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स के लिए आरक्षित थीं। ये वो राज्य थे जहां राजाओं या नवाबों का शासन था, हालांकि वो भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। इन 93 सीटों के सदस्य मनोनीत, नॉमिनेटेड होने थे। मनोनीत मतलब चुने हुए नहीं? हाँ, मतलब उनका चुनाव नहीं होना था, बल्कि रियासतों के प्रमुखों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा पूरी तरह से चुनी हुई संस्था नहीं थी, बल्कि इसमें चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के लोग शामिल होने थे। बिल्कुल सही। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है कि ये सभा आंशिक रूप से निर्वाचित, पार्टली इलेक्टेड थी। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुने जाने थे और आंशिक रूप से मनोनीत, पार्टली नॉमिनेटेड थी, रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने थे। ये एक तरह का समझौता था ताकि ब्रिटिश भारत और रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व मिल सके। 8वीं सूट, सीट एलोकेशन डिटेल्स। ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें थीं, जहां चुनाव होने थे, उनका आवंटन प्रांतों के बीच कैसे किया गया और क्या प्रांतों के भीतर भी कोई बंटवारा था? हाँ, स्रोत बताता है कि सीटों का आवंटन बहुत सोच समझ कर किया गया था। पहली बात, प्रत्येक प्रांत को सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस में आवंटित की गईं। मोटे तौर पर हर 10 लाख 1 मिलियन की आबादी पर एक सीट रखी गई। 10 लाख पर एक सीट। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों को वहां के 3 प्रमुख समुदायों, प्रिंसिपल कम्युनिटीज, के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य सामान्य में कौन कौन थे? सामान्य श्रेणी में मुस्लिम और सिख के अलावा बाकी सभी समुदाय, मतलब हिंदू, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन वगैरह शामिल थे। ये बंटवारा उस समय की सांप्रदायिक राजनीति को दर्शाता है, लेकिन इसका उद्देश्य सभी प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व देना भी था। 9. चुनाव की विधि। तो इन 296 सीटों के लिए चुनाव कैसे हुए? क्या आम जनता ने सीधे वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुना था, जैसे आज लोकसभा चुनावों में होता है? नहीं, ये प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। स्रोत स्पष्ट करता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था। इसका मतलब यह है कि आम जनता ने सीधे वोट नहीं दिया, बल्कि 1946 में जो प्रांतीय विधानसभाओं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव हुए थे, उन विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों ने ही संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुना।
ओह, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुना। और ये चुनाव किस पद्धति से हुए? स्रोत में 2 खास तरीकों का जिक्र है। जी, स्रोत बताता है कि इन चुनावों में 2 प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। पहली थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि प्रांतीय विधानसभा में जिस दल या समुदाय का जितना अनुपात है, उसे संविधान सभा में भी लगभग उसी अनुपात में सीटें मिलें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और दूसरी थी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी। ये एक वरीयता आधारित मतदान प्रणाली है जहां मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में रैंक करते हैं। ये प्रणाली छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद करती है। अच्छा, एसटीवी। जी, ये चुनाव, जैसा स्रोत बताता है, जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। जी। दशम परिणाम। इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जुलाई-अगस्त 1946 में हुए इन चुनावों के नतीजे क्या रहे? किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और ये नतीजे क्यों महत्वपूर्ण थे? ये चुनाव नतीजे बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने संविधान सभा की संरचना तय की। स्रोत के अनुसार इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) ने भारी बहुमत हासिल किया। उसे ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें मिलीं। 208 सीटें कांग्रेस को? जी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जो दिखाता है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच उसका काफी प्रभाव था। 73 मुस्लिम लीग को, और बाकी बची 15 सीटें छोटे दलों जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों, इंडिपेंडेंट्स के खाते में गई। लेकिन हमने पहले जिक्र किया था कि मुस्लिम लीग ने तो बाद में संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, 73 सीटें जीतने के बावजूद। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया था कि संविधान सभा में कांग्रेस का दबदबा रहेगा। मुस्लिम लीग को लगा कि वो एक अलग पाकिस्तान की अपनी मांग को इस सभा के जरिए पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना को शुरू में स्वीकार करने के बाद भी लीग ने जल्द ही संविधान सभा का बहिष्कार, बॉयकॉट कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग करने लगी। जब 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना स्वीकार कर ली गई, तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुने गए मुस्लिम लीग के सदस्य और कुछ अन्य सदस्य भी भारत की संविधान सभा से अलग हो गए। इसके परिणाम स्वरूप, जैसा कि स्रोत बताता है, भारत की संविधान सभा में सदस्यों की वास्तविक संख्या घटकर 389 से केवल 299 रह गई। ओह, तो 389 से घटकर 299 रह गए विभाजन के बाद। जी, और रियासतों के प्रतिनिधि जो शुरू में सभा से दूर थे, वे धीरे धीरे इसमें शामिल होते गए। 11 अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, 1946-47। संविधान सभा के चुनावों के बाद और देश की आजादी से पहले स्रोत में एक अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट के गठन का भी जिक्र है। ये क्या थी और इसका क्या महत्व था? जी, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में। 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा के चुनावों के बाद वायसरॉय वेवेल ने कांग्रेस के नेताओं को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया। ये एक तरह की अस्थायी सरकार थी जिसे ब्रिटिश वायसरॉय की देखरेख में काम करना था, लेकिन इसमें प्रमुख भारतीय नेता शामिल थे जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों को शासन का अनुभव देना और स्वतंत्रता की तैयारी करना था। यह सरकार 15 अगस्त 1947 तक, यानी भारत की स्वतंत्रता और विभाजन तक अस्तित्व में रही। इस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? क्या कोई भारतीय प्रधानमंत्री बना था? नहीं, औपचारिक रूप से सरकार का प्रमुख, या कहें कि कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी भी तत्कालीन वायसराय ही था। स्रोत के अनुसार शुरुआत में फरवरी 1947 तक लॉर्ड वेवल, विस्काउंट वेवल इस पद पर थे। वेवल थे पहले? जी। फिर फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन नए वायसराय बनकर आए और वे अध्यक्ष बने। फिर माउंटबैटन आ गए। इसी तरह सेना अध्यक्ष, कमांडर इन चीफ भी एक ब्रिटिश अधिकारी, सर क्लॉड ऑचिनलेक थे। लेकिन इसमें भारतीय नेताओं के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। स्रोत में तो पूरी लिस्ट दी गई है। कौन-कौन प्रमुख थे और उनके पास कौन से विभाग थे? हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे धीरे धीरे हो रहा था। सरकार के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही वास्तविक रूप से सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पास विदेश मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स और राष्ट्रमंडल संबंध, कॉमनवेल्थ रिलेशंस का विभाग भी था। नेहरू जी उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस, गृह मंत्रालय, होम,
सूचना एवं प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग। पटेल जी के पास गृह और सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस, खाद्य और कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि। सरदार बलदेव सिंह, कांग्रेस, रक्षा, डिफेंस। बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री। जगजीवन राम, कांग्रेस, श्रम, लेबर। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री। सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस, शिक्षा और कला, एजुकेशन एंड आर्ट्स। राजगोपालाचारी जी शिक्षा। जॉन मथाई, कांग्रेस, उद्योग और आपूर्ति, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जॉन मथाई उद्योग। CH भाभा, कांग्रेस, कार्य, खान और ऊर्जा, वर्क्स, माइंस एंड पावर। भाभा के पास कार्य, खान, ऊर्जा। आसफ अली, कांग्रेस, रेलवे और परिवहन, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आसफ अली रेलवे, ये तो सब कांग्रेस के थे। हाँ, शुरुआत में। और मुस्लिम लीग, क्या वो इस सरकार में शामिल हुई? शुरुआत में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अक्टूबर 1946 में वायसराय के समझाने पर लीग ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि उनका उद्देश्य सरकार के भीतर से पाकिस्तान की मांग को आगे बढ़ाना था। अच्छा, तो बाद में लीग भी शामिल हो गई। जी, लीग के जो सदस्य शामिल हुए उनमें प्रमुख थे लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग, वित्त, फाइनेंस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय था। लियाकत अली खान वित्त मंत्री, ये तो बड़ा विभाग था। हाँ, फिर गजनफर अली खान, मुस्लिम लीग, स्वास्थ्य, हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग, कानून, लॉ। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये तो लीग के सदस्य नहीं थे शायद। ये एक रोचक तथ्य है। जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित जाति के नेता थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग के नामित सदस्य थे। ओह अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। स्तर, मुस्लिम लीग, संचार, डाक और वायु, कम्युनिकेशंस, पोस्ट्स एंड एयर। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि सरकार के भीतर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मंत्रियों के बीच लगातार टकराव और असहयोग बना रहा, जिसने प्रभावी ढंग से काम करना बहुत मुश्किल बना दिया और अंततः विभाजन को और अवश्यंभावी कर दिया। हाँ, ये तो होना ही था शायद। 12 उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। संविधान सभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए होंगे। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज का जिक्र है, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या था और इसका क्या महत्व था? उद्देश्य प्रस्ताव ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया का, कह सकते हैं, आधारशिला या मार्गदर्शक सिद्धांत था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के कुछ ही दिनों बाद सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि ये घोषणा थी कि भारत कैसा राष्ट्र बनेगा, उसके मूल्य क्या होंगे और संविधान किन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य बातें क्या थीं? मतलब क्या लक्ष्य रखे गए थे? इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं, जैसे भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करना। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी सुनिश्चित करना। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब थे। जी, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, और अन्य दलित वर्गों, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रदान करना। अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए सुरक्षा। देश की एकता, यूनिटी बनाए रखना और विश्व शांति और मानव कल्याण, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड को बढ़ावा देना। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव पर कई दिनों तक गहन विचार विमर्श किया और अंततः इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। जी, यहाँ ये समझना आकर्षक है कि what's fascinating here is इसी उद्देश्य प्रस्ताव के संशोधित रूप ने ही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार तैयार किया। ओह, तो प्रस्तावना इसी से निकली है। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। इसने पूरी संविधान निर्माण प्रक्रिया को एक नैतिक और दार्शनिक दिशा दी। 13 संविधान सभा की समितियां। संविधान बनाने का काम वाकई बहुत बड़ा और जटिल था। इतने सारे विषयों पर कानून बनाने थे, प्रावधान तय करने थे। क्या ये सारा काम पूरी 299 सदस्यों की सभा एक साथ करती थी या इसे आसान बनाने के लिए कोई तरीका अपनाया गया?
नहीं नहीं, इतना विशाल और विविधतापूर्ण काम पूरी सभा के लिए एक साथ करना संभव नहीं था। इसलिए संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने और मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों, कमिटीज का गठन किया। स्रोत के अनुसार काम को व्यवस्थित और विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से करने के लिए कुल मिलाकर 8 प्रमुख समितियां, मेजर कमिटीज, और कई अन्य लघु समितियां, माइनर कमिटीज बनाई गई थीं। स्रोत में 13 लघु समितियों का उल्लेख है। इन समितियों ने अलग-अलग विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिनके आधार पर संविधान का मसौदा बना। 8 प्रमुख और 13 लघु समितियां। अच्छा, ये 8 प्रमुख समितियां कौन सी थीं और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये जानना महत्वपूर्ण होगा। जी, स्रोत में इन प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों की सूची दी गई है। ये समितियां और उनके अध्यक्ष वास्तव में संविधान निर्माण के प्रमुख स्तंभ थे। पहली, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसका काम केंद्र सरकार की शक्तियों को निर्धारित करना था। नेहरू जी के पास संघ की शक्तियां। दूसरी, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये समिति संघीय ढांचे पर विचार कर रही थी। फिर से नेहरू जी, संघीय संविधान। तीसरी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका काम प्रांतों के लिए संवैधानिक ढांचा तय करना था। प्रांतों के लिए पटेल जी। चौथी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जिसका काम अंतिम मसौदा तैयार करना था। प्रारूप समिति, अम्बेडकर जी, ये तो सबसे अहम थी। समिति थी जिसकी कई उप समितियां भी थीं। अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति भी पटेल जी के पास। हाँ, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अच्छा, इसकी उप समितियां भी थी। जी। छठी, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभा की कार्यवाही के नियम तय करती थी। नियम बनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी। सातवीं, राज्यों संबंधी समिति, स्टेट्स कमेटी, राज्यों से बातचीत के लिए। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसका काम देसी रियासतों से बातचीत करना था। राज्यों से बातचीत के लिए फिर नेहरू जी। और आठवीं, संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभा के कामकाज का समन्वय करती थी। संचालन के लिए भी राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ, बिल्कुल। मतलब नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी और अंबेडकर जी के पास ही ज्यादातर प्रमुख समितियां थी। हाँ, बिल्कुल। इन समितियों के अध्यक्षों के नाम देखने से ही पता चलता है कि संविधान निर्माण का नेतृत्व देश के शीर्ष नेताओं के हाथ में था। और स्रोत में कुछ लघु समितियों, माइनर कमिटीज का भी जिक्र है। क्या उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थी? हाँ, कई लघु समितियां भी थीं जो विशिष्ट कार्यों को देख रही थीं। स्रोत में कुछ के नाम और अध्यक्ष दिए गए हैं, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी समिति की सिफारिश पर तिरंगे को अपनाया गया। अच्छा, झंडे वाली समिति भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। जी। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, क्रेडेंशियल्स कमेटी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सदन समिति, हाउस कमेटी, बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी.वी. मावलंकर। मावलंकर जी, ये तो बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने थे ना? जी हाँ, वही। फिर सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एस. वरदाचारी। स्रोत ये भी बताता है कि एस. वरदाचारी सभा के सदस्य नहीं थे। यह दिखाता है कि विशेषज्ञता के लिए सभा के बाहर से भी मदद ली गई। ओह, बाहर से भी वे विशेषज्ञ बुलाए गए थे। हाँ, नागरिकता पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप। इसके भी अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों संबंधी समिति, कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, बी पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी विशेषज्ञ समिति, एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार। ये भी सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एस.के. धर। संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। ये प्रारूप समिति के मसौदे की समीक्षा के लिए बनी थी। और प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस गैलरी कमेटी, उषानाथ सेन। बाप रे, इतनी सारी समितियां!
ये लंबी सूची दिखाती है कि संविधान निर्माण का कार्य कितना विस्तृत और बहुआयामी था। मतलब हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दिया गया। बिल्कुल सही। 14 प्रारूप समर्थ। आपने सभी समितियों में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को सबसे महत्वपूर्ण बताया। इसके गठन और सदस्यों के बारे में स्रोत क्या जानकारी देता है? जी, प्रारूप समिति का काम सभी समितियों की सिफारिशों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संकलित करके संविधान का एक सुसंगत और कानूनी रूप से सटीक मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना था। ये बेहद जटिल और श्रम साध्य कार्य था। स्रोत के अनुसार इस सबसे महत्वपूर्ण समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी भारत की स्वतंत्रता के ठीक 2 हफ्ते बाद। इसमें कुल 7 सदस्य 7 मेंबर्स थे। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। स्रोत में उन्हें आधुनिक मनु, मॉडर्न मनु भी कहा गया है। अन्य सदस्य कौन थे? हाँ, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और उनकी विद्वत्ता, कानूनी समझ और अथक परिश्रम का संविधान के मसौदे पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जैसा स्रोत कहता है, आधुनिक मनु या आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती है। अन्य 6 सदस्य थे। 1 एन गोपालस्वामी अयंगर, 2 अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये दोनों दक्षिण भारत के प्रमुख न्यायविद थे। अयंगर और अय्यर। 3 डॉक्टर के.एम. मुंशी, एक प्रतिष्ठित वकील, शिक्षाविद और राजनेता। K.M. मुंशी। 4 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो विभाजन के बाद भी भारत की संविधान सभा और प्रारूप समिति में बने रहे। सादुल्ला साहब मुस्लिम लीग से। 5 एन माधवराव, इन्होंने B.L. मित्तर की जगह ली थी, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, B.L. मित्तर की जगह माधवराव आए। जी। और 6 टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी ने D.P. खेतान की जगह ली थी, जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी। और खेतान साहब की जगह कृष्णमाचारी। तो समिति में बदलाव भी हुए थे। हाँ बिल्कुल, स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि समिति की सदस्यता में कुछ बदलाव हुए थे। इन 7 सदस्यों ने मिलकर संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। 15 भारतीय संविधान का प्रारूप, मसौदा और वाचन। तो प्रारूप समिति ने मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने का काम कैसे किया, और फिर उस मसौदे पर संविधान सभा में चर्चा और स्वीकृति की प्रक्रिया क्या थी? प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों, संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक नोट्स और दुनिया भर के लगभग 60 संविधानों के अध्ययन के आधार पर भारत के संविधान का पहला मसौदा, फर्स्ट ड्राफ्ट, तैयार किया। स्रोत के अनुसार यह पहला मसौदा फरवरी 1948 में प्रकाशित, पब्लिश्ड किया गया। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कदम उठाया गया। इस मसौदे को भारत की जनता, प्रेस, प्रांतीय विधानसभाओं और अन्य संगठनों के बीच व्यापक विचार विमर्श और सुझावों के लिए जारी किया गया। मतलब आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए? जी हाँ, लोगों को इस पर बहस करने और संशोधन सुझाने के लिए लगभग 8 महीने का समय दिया गया। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता इस प्रक्रिया को कितना खुला और समावेशी बनाना चाहते थे। तो क्या जनता और विभिन्न संस्थाओं से मिले सुझावों पर विचार किया गया? अंतिम मसौदा कब पेश हुआ? बिल्कुल, प्रारूप समिति ने प्राप्त हुए हजारों सुझावों, आलोचनाओं और टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार किया। जहां जरूरी समझा वहां संशोधन किए गए। इस पूरी प्रक्रिया के बाद समिति ने संविधान का दूसरा और अंतिम मसौदा, फाइनल ड्राफ्ट, तैयार किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यहीं से संविधान को पारित करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद की प्रक्रिया क्या थी? स्रोत में वाचन यानी रीडिंग का जिक्र है, ये क्या होता है? हाँ, किसी भी विधेयक, बिल को कानून बनाने की प्रक्रिया में, खासकर संसदीय प्रणाली में, उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें वाचन या रीडिंग कहते हैं। संविधान के मसौदे को भी इसी प्रक्रिया से पारित किया गया। स्रोत के अनुसार संविधान पर सभा में 3 वाचन हुए। 3 वाचन? पहला कब हुआ? पहला वाचन फर्स्ट रीडिंग ये 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला, मतलब कुल 5 दिन। इस दौरान मसौदे पर एक सामान्य बहस, जनरल डिस्कशन हुई, लेकिन इस पर कोई मतदान नहीं हुआ। सिर्फ सामान्य बहस, ठीक है। फिर दूसरा वाचन? दूसरा वाचन, सेकेंड रीडिंग, ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। ये 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ
और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चला। बाप रे, लगभग 1 साल। जी हाँ। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर क्लॉज बाय क्लॉज, हर अनुच्छेद आर्टिकल पर बहुत विस्तार से और गहराई से विचार विमर्श हुआ। सदस्यों ने लगभग 7,653 संशोधन अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए, जिनमें से करीब 2,473 पर सभा में वास्तव में चर्चा हुई। 7,000 से ज्यादा संशोधन प्रस्तावित हुए। हाँ, यहीं पर संविधान के हर प्रावधान को बारीकी से जांचा परखा गया, बहस हुई और जरूरी बदलाव किए गए। ये चरण दिखाता है कि संविधान पर कितनी गहन मेहनत की गई। वाकई। और तीसरा वाचन, तीसरा वाचन, तीसरा रीडिंग, ये 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी सभा द्वारा निर्धारित किया गया संविधान पारित किया जाए। इस पर फिर से बहस हुई, लेकिन अब बहस मुख्यतः इस बात पर थी कि क्या संविधान को उसके अंतिम रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ संविधान को अंगीकृत, अडॉप्टेड कर लिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई और संविधान अपना लिया गया। जी हाँ। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में चुने जाने को लेकर एक रोचक नोट भी दिया गया है। वो क्या है? हाँ, ये जानकारी उनके महत्व को रेखांकित करती है। स्रोत बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर मूल रूप से जुलाई 1946 में बंगाल प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो क्षेत्र यानी पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। ओह, तो उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। जी, इसका मतलब था कि डॉक्टर अंबेडकर अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उनका संविधान निर्माण के लिए रहना कितना जरूरी समझा गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्हें तुरंत बॉम्बे प्रांत से कांग्रेस की मदद से एमआर जयकर के इस्तीफे द्वारा खाली हुई सीट पर फिर से चुनकर संविधान सभा में लाया गया। अच्छा, मतलब उनके लिए खास व्यवस्था की गई। ये दिखाता है कि उनके बिना संविधान निर्माण की कल्पना करना मुश्किल था। बिल्कुल। 16 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेशंस, समय और लागत। ये तो पूरी प्रक्रिया काफी लंबी चली। संविधान सभा ने कुल कितने समय तक काम किया? इसकी बैठकें कब शुरू हुई और कब तक चलीं? संविधान सभा की पहली बैठक, जैसा हमने पहले जिक्र किया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्रोत के अनुसार उस पहले दिन की बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण। 211 सदस्य थे पहली बैठक में। जी। संविधान बनाने का यह पूरा काम कई सत्रों यानी सेशंस में बटा हुआ था। स्रोत बताता है कि संविधान सभा के कुल 11 सत्र 11 सेशंस हुए। ये सत्र कुल मिलाकर 165 दिनों 165 डेज तक चले, यानी सभा 165 दिन बैठी और संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। कुल 11 सत्र, 165 दिन की बैठकें। और कुल समय कितना लगा? अगर हम कुल समय की बात करें तो संविधान को पूरी तरह से बनाने और अपनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन 2 years 11 months and 18 days लगे। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। ये दिखाता है कि ये काम कितनी लगन और धैर्य से किया गया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इस पर आए खर्च का भी उल्लेख है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 64 लाख रुपए 6.4 मिलियन अप्रॉक्स का खर्च आया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। 64 लाख रुपए उस समय के हिसाब से तो बहुत ज्यादा थे। जी। क्या स्रोत में कुछ महत्वपूर्ण सत्रों की तारीखें दी गई हैं जिससे इस लंबी अवधि का अंदाजा लगे? हाँ, स्रोत कुछ प्रमुख सत्रों की तारीखें बताता है। पहला सत्र फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। 10वां सत्र 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, जिसमें दूसरा वाचन समाप्त हुआ। और 11वां और अंतिम सत्र 11 सेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन संविधान को अपनाया गया। तो 11 सत्रों में ये काम पूरा हुआ। जी। वैसे इसके बाद सभा एक बार फिर 24 जनवरी 1950 को मिली थी, जिसे कुछ लोग 12वां सत्र भी मानते हैं। उस दिन सदस्यों ने संविधान के अंतिम प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जी। लेकिन स्रोत 11 सत्रों का ही उल्लेख करता है। अच्छा, एक बैठक 24 जनवरी 1950 को भी हुई थी हस्ताक्षर के लिए। ठीक है। 17 संपिर्धि कध अंगीकिर औरिप्रिताई, अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया
और सभा द्वारा अपना लिया गया, यानी अडॉप्टेड हो गया। लेकिन हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं, तो संविधान लागू यानी इन्फोर्स्ड कब हुआ? इन दो तारीखों अपनाने और लागू होने में क्या अंतर है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा हमने तीसरे वाचन के अंत में देखा, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव टू आवरसेल्व्स। ये तारीख संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में भी लिखी हुई है। इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे स्वीकार कर लिया गया। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हाँ, संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। तो क्या पूरा संविधान उसी दिन लागू हो गया था या कुछ हिस्से पहले लागू हुए? स्रोत क्या कहता है? नहीं, पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस दिन संविधान को अपनाने के साथ ही इसके कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल्स, तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। ये वो प्रावधान थे जिनका तुरंत लागू होना जरूरी था ताकि देश 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह गणतंत्र बन सके। अच्छा, कौन से प्रावधान थे वो? इनमें मुख्य रूप से शामिल थे नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, चुनाव, इलेक्शंस से संबंधित प्रावधान। स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 324 से 329, ताकि चुनाव आयोग की स्थापना और चुनाव की तैयारी शुरू हो सके। अंतरिम संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट और राष्ट्रपति से जुड़े कुछ प्रावधान और कुछ अन्य अस्थायी और संक्रमणकालीन, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रावधान। ये कुल मिलाकर लगभग 15-16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। तो कुछ जरूरी चीजें जैसे नागरिकता, चुनाव वगैरह तुरंत लागू हो गईं, और फिर बाकी का पूरा संविधान कब लागू हुआ और 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? संविधान के शेष सभी प्रावधान यानी उसका बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू केम इनटू फोर्स हुआ। इसी दिन भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इसीलिए 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी ही क्यों? 2 महीने इंतजार क्यों किया गया? अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। स्रोत बताता है कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था और यह तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, वो लाहौर अधिवेशन वाली बात। जी, उस दिन से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, जब तक 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल गई। तो 26 जनवरी 1930 के उस ऐतिहासिक दिन के महत्व को याद रखने और सम्मान देने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि के रूप में चुना। अच्छा, तो उस दिन की याद में ये तारीख चुनी गई, ये तो बड़ी दिलचस्प वजह है। जी, 1800 संपरिधि की मूल संचित, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, उस समय उसकी मूल संरचना यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या थी? उसमें कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां वगैरह थे? स्रोत के अनुसार जब हमारा संविधान मूल रूप से लागू हुआ तो उसकी संरचना काफी विस्तृत थी। उसमें शामिल थे एक प्रस्तावना, प्रिएम्बल, जो संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना? 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, जिन्हें 22 भागों, पार्ट्स में बांटा गया था। 395 अनुच्छेद, 22 भाग। जी, ये अनुच्छेद सरकार के गठन, शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों, न्यायपालिका और शासन के अन्य सभी पहलुओं पर विस्तृत प्रावधान करते थे। और 8 अनुसूचियां, शेड्यूल्स। 8 अनुसूचियां। अनुसूचियों में क्या होता है? अनुसूचियों में ऐसी जानकारी या सूचियां होती हैं जिन्हें अनुच्छेद के भीतर देना संभव नहीं होता, जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, वेतन, शपथ के प्रारूप, भाषाओं की सूची आदि। समय के साथ संविधान में कई संशोधन अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसके कारण अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन मूल संरचना यही थी। प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 19 फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने देखा कि संविधान सभा का मुख्य काम तो संविधान बनाना था,
लेकिन स्रोत कहता है कि इसने और भी कुछ काम किए। इसकी दोहरी भूमिका, डुअल रोल थी। वो क्या थी? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान सभा सिर्फ संविधान बनाने वाली संस्था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ही नहीं थी, बल्कि इसने दोहरी भूमिका निभाई। पहली, संविधान निर्माण निकाय, ये इसका प्राथमिक कार्य था। जब सभा संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन, चुना गया था। हाँ, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी, स्रोत में सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन का भी जिक्र है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वे सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए उन्हें 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था, जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो गया। अच्छा, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जी, स्रोत में 2 उपाध्यक्षों, वाइस चेयरमैन का भी उल्लेख है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। स्रोत में एक जगह H.T. कृष्णामाचारी लिखा है, पर आमतौर पर ये दोनों नाम H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी ही माने जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष भी थे, मुखर्जी और कृष्णामाचारी। ठीक है, ये तो हुई संविधान बनाने वाली भूमिका। दूसरी भूमिका क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका थी एक विधायी निकाय, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी एक संसद के रूप में काम करना। चूंकि उस समय कोई चुनी हुई संसद नहीं थी, इसलिए देश के लिए सामान्य कानून, ऑर्डिनरी लॉज बनाने की जिम्मेदारी भी इसी संविधान सभा ने निभाई। ओहो, मतलब ये संसद का काम भी कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। जब सभा इस विधायी भूमिका में बैठक करती थी, यानी कानून बनाने के लिए, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, जो बाद में स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अच्छा, जब संविधान बनता था तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और जब कानून बनते थे तो अध्यक्ष मावलंकर। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, इस प्रकार संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक और उसके बाद भी पहली संसद के चुनाव होने तक भारत की पहली अस्थायी संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किया। 20 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो असेंबली द्वारा। Important decisions taken by the assembly। तो संविधान बनाने और कानून बनाने के अलावा क्या संविधान सभा ने कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेना देना हो? स्रोत में कुछ ऐसे निर्णयों का जिक्र है। हाँ, अपने इन 2 मुख्य कार्यों के साथ साथ संविधान सभा ने कुछ और भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। सबसे पहले इसने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, हमारे प्यारे तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को अपनाया। ये स्वतंत्रता से कुछ हफ्ते पहले ही तय कर लिया गया था। तिरंगा अपनाया 22 जुलाई 1947 को। जी, दूसरे मई 1949 में सभा ने भारत की राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता की पुष्टि रैटिफाइड की। इस पर काफी बहस हुई थी कि क्या एक स्वतंत्र गणराज्य को उस राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहिए जिसका प्रमुख ब्रिटिश सम्राट है। लेकिन नेहरू जी के प्रयासों से यह सहमति बनी कि भारत एक संप्रभु गणराज्य रहते हुए भी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। इसे ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा के रूप में नहीं देखा जाएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी मई 1949 में तय हुई। हाँ, तीसरे 24 जनवरी 1950 को, जिसे संविधान सभा की अंतिम बैठक माना जाता है, हाँ। 3 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 24 जनवरी 1950 को 3 और फैसले क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया, जिसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय गीत। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया। और पहले राष्ट्रपति भी उसी दिन चुने गए। स्रोत में राष्ट्रपति बनने की तारीख 26 जनवरी 1950 लिखी है, जबकि चुनाव 24 जनवरी को हुआ था। हम स्रोत के अनुसार कह रहे हैं कि वे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने, जिस दिन संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। हाँ, चुनाव 24 को हुआ और वे पद पर 26 जनवरी से आसीन हुए। जी, भारतीय संविधान और इसके निर्माण से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनका योगदान पर्दे के पीछे रहा या जो सदस्य नहीं थे,
उनके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका योगदान अमूल्य था, भले ही वो सीधे तौर पर सभा के सदस्य ना हो या उनकी भूमिका अलग तरह की हो। स्रोत में कुछ प्रमुख नामों का उल्लेख है। सर B.N. राव, इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। वे एक अनुभवी सिविल सेवक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज और कानून के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने ही संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया था। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके सभा को बहुमूल्य सलाह दी। वे सभा के सदस्य नहीं थे, पर उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। B.N. राव सलाहकार थे, सदस्य नहीं। ये बहुत जरूरी है याद रखना। जी, फिर S.N. मुखर्जी। इन्हें संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन कहा जाता है। उनकी भूमिका संविधान के जटिल प्रावधानों को स्पष्ट, सटीक और सुसंगत कानूनी भाषा में ढालना था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनकी इस क्षमता की बहुत प्रशंसा की थी। S.N. मुखर्जी, मुख्य प्रारूपकार। और H.V.R. अयंगर, वे संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी थे और सभा के पूरे प्रशासनिक कामकाज को संभालते थे। H.V.R. अयंगर, सचिव। इन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर संविधान निर्माण की मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। बिल्कुल। संविधान की मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी के बारे में भी कुछ खास बातें स्रोत में बताई गई हैं, जैसे उसके हस्ताक्षर और सुलेख यानी कैलीग्राफी के बारे में। हाँ, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। स्रोत बताता है कि जब संविधान पूरी तरह तैयार हो गया तो उसकी मूल हाथ से लिखी हुई प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। उस दिन सभा में 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इनमें महिलाएं भी थीं। जी हाँ, ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन हस्ताक्षरकर्ताओं में 15 महिलाएं, 15 विमेन मेंबर्स भी शामिल थी। 15 महिला सदस्य, ये बहुत अच्छी बात है। एक और खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति टाइप या प्रिंट नहीं की गई थी। इसे हाथ से बेहद सुंदर अक्षरों में लिखा गया था, जिसे सुलेख या कैलीग्राफी कहते हैं। हाथ से लिखा गया था। पूरा संविधान। कमाल है, किसने लिखा था? स्रोत के अनुसार अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। उन्होंने इसे बहती हुई इटैलिक शैली, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा। कहा जाता है कि उन्होंने इस काम के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, बस हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखने की शर्त रखी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वाह, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बिना किसी फीस के। और हिंदी संस्करण किसने लिखा? हिंदी संस्करण के सुलेखक कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य थे। वसंत कृष्ण वैद्य। हाथ से लिखा गया, ये तो अद्भुत है। और स्रोत कहता है कि इसे सिर्फ लिखा ही नहीं गया, बल्कि कलाकारों ने इसे सजाया भी था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। स्रोत के अनुसार संविधान की मूल प्रतियों के हर पन्ने को शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकारों ने सजाया था, जिसका नेतृत्व महान कलाकार नंदलाल बोस कर रहे थे। उनके शिष्यों, जिनमें व्यवहार राम मनोहर सिन्हा भी शामिल थे, ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, शांति निकेतन के कलाकार। जी, उन्होंने संविधान के हर भाग, पाठ की शुरुआत में भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े सुंदर चित्र, इलस्ट्रेशंस बनाए। जैसे भाग 1 की शुरुआत में मोहनजोदाड़ो की मोहर का चित्र है, भाग 5 संघ की शुरुआत में गौतम बुद्ध का, भाग 6 राज्य की शुरुआत में महावीर का, और प्रस्तावना पृष्ठ को राम मनोहर सिन्हा ने अपनी कला से सजाया। ये चित्र संविधान को एक अनूठी पहचान और कलात्मक गहराई देते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। मतलब संविधान सिर्फ कानून नहीं, कला भी है। सही कहा। संविधान की कुछ और मुख्य विशेषताएं जो स्रोत में बताई गई हैं। हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य स्रोत में दिए गए हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी विशालता का कारण भारत की भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक जटिलताएं और केंद्र तथा राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान का होना है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। स्रोत बताता है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह, सिंबल
या मोहर हाथी एलिफेंट था। हाथी शक्ति, बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक चिन्ह हाथी था। अच्छा। संविधान की मूल भाषा ओरिजिनल लैंग्वेज जिसमें इसे तैयार किया गया और बहस हुई वो मुख्यतः अंग्रेजी इंग्लिश थी। हालांकि इसका आधिकारिक हिंदी अनुवाद हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ साथ तैयार किया गया और उसे भी सभा द्वारा मान्यता दी गई। मूल भाषा अंग्रेजी थी। जी महिला सदस्यों का योगदान भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा होगा। क्या स्रोत में कुछ प्रमुख महिला सदस्यों के नाम और उनकी भूमिका का जिक्र है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान निर्माण में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी थी। जैसा मैंने पहले बताया, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। उन्होंने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि बहसों में सक्रिय रूप से भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। स्रोत में कुछ प्रमुख महिला सदस्यों और उनकी बाद की भूमिकाओं का उल्लेख है। कौन कौन थी प्रमुख महिलाएं? राजकुमारी अमृत कौर, वे कपूरथला के शाही परिवार से थीं, एक प्रमुख गांधीवादी थीं और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर बनी। राजकुमारी अमृत कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री। सुचेता कृपलानी, एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू प्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे बाद में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, गवर्नर और किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। इनके अलावा भी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे जैसी कई अन्य प्रतिभाशाली और समर्पित महिलाएं थीं जिन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका होना दिखाता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया समावेशी बनाने का प्रयास किया गया था। ये जानना बहुत जरूरी था। 15 महिला सदस्यों का योगदान वाकई सराहनीय है। आउट्रो। तो ये था हमारे संविधान के निर्माण का विस्तृत और चरणबद्ध सफर। एक विचार के जन्म से लेकर मांग उठने, विभिन्न ब्रिटिश प्रस्तावों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन, उसके जटिल चुनावों और संरचना, अंतरिम सरकार के अनुभव, उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा दिशा निर्धारण, अनगिनत समितियों के अथक परिश्रम, विशेषकर प्रारूप समिति के भगीरथ कार्य, मसौदे पर हुई महीनों लंबी गहन बहसों और हजारों संशोधनों, 3 वाचनों की प्रक्रिया से गुजरकर और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाने और 26 जनवरी 1950 को पूरी शान से लागू करने तक। वाकई ये कहानी है दृढ़ संकल्प, सहयोग, मतभेद और अंततः सहमति की। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब विस्तार से जानने का आखिर मतलब क्या है हमारे लिए आज? कि हमारा संविधान कोई आसमान से उतरा हुआ दस्तावेज नहीं है। ये जमीनी हकीकतों, गहरी बहसों, अलग अलग विचारों के टकराव और समन्वय का नतीजा है। ये हमें उन मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की याद दिलाता है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और जिन्हें उन्होंने संविधान की नींव बनाया। ये जानना हमें अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, ये वो जीवित दस्तावेज है जो आज भी हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की एक अद्भुत मिसाल है। ये दिखाती है कि कैसे इतनी ज्यादा भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता वाले देश ने आपसी बातचीत और सहमति से अपने भविष्य का एक साझा नक्शा तैयार किया। यह आसान नहीं था, इसमें बहुत सी चुनौतियां थीं, विभाजन का दर्द था, रियासतों के विलय की जटिलता थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा संविधान बना जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। बिल्कुल। ने की महत्वाकांक्षा का जिक्र किया था जो संविधान के आदर्शों में भी झलकता है। संविधान लागू हुए 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। क्या हम उस महत्वाकांक्षा को पूरी तरह साकार कर पाएं? क्या संविधान में लिखे गए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के वादे हर नागरिक तक पहुंचें? संविधान हमें रास्ता दिखाता है, संस्थाएं देता है, अधिकार देता है, लेकिन उन आदर्शों को जमीन पर उतारना एक सतत संघर्ष है, एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। ये सवाल कि हम उस लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं और अभी कितना सफर बाकी है, शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1950 में था, और ये हम सबको अपने हिस्से की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है कि संविधान निर्माण की ये विस्तृत यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी।